हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर यार। आज ये चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, यानी कि जो भी हमारा जितने भी लेक्चर्स बनेंगे इस चैप्टर के ऊपर, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा किस प्रकार गांधी जी ने हमारे फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल किया था और क्या क्या चीजें हुई थी। यह इस चैप्टर से पढ़ने मिल जाएगा आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, हमारे हिस्ट्री के बारे में जान के मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और आपको एक चीज बता दूं, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज आपका हो सकता है थोड़ा छोटा वीडियो बने, क्योंकि पहला लेक्चर मैं हमेशा छोटा बनाता हूं, आपको पता है। इंट्रोडक्शन देता हूं और बहुत सारी चीजें चैप्टर के बारे में बताता हूं, तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज बताएंगे कि आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने उसमें पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट तो पूरा 100% चैप्टर्स के साथ, सिलेबस के साथ कंप्लीट कर दिया। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जो है आपका, उसके नॉर्मली 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े बहुत चैप्टर्स बचे हुए गिने चुने, तो वो भी हम लोग कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आप देखते रहो, प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन करते रहो। साथ में हमारे दो और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी जाके विजिट कर लो। करियर गाइडेंस के लिए एंड ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल है, माफ करना, बेहतरीन चैनल है, तो जाके आप देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड साथ ही मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और जब आप हमारा वीडियोस देखते हो, तो वो देखने के टाइम पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को, और उसका स्टोरी लगा सकते हो अपने प्रोफाइल के अंदर, इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर लगा सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो, फिर आपको मैं रीमेंशन कर दूंगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जरूर से कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नाम सुना है कभी आपने? नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह, दांडी मार्च, ठीक है ना, ऐसा सुना तो होगा आपने शायद, क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारी चीजें किया था। तो हम इस चैप्टर से वही पढ़ेंगे। तो देखो, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस था, एक तरीके से उसका भी योगदान बहुत ज्यादा रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। लेकिन हम यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो आपको पता है कि हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। और उस टाइम पे जो हमने देखा था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है ना, 1856 में जिसकी शुरुआत की गई थी, और उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। और साथ ही में जो हमारे मेंबर थे, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, जिनका नाम था लोकमान्य तिलक, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक के जाने के बाद किसी को तो संभालना पड़ेगा, तो उसके बाद जो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इसकी जो जिम्मेदारी ले लिया, किसने ले लिया? महात्मा गांधी ने, जिसको हम लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कुछ तो किया होगा तभी तो बोलते हैं ना। भले बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कुछ लोग उनके नाम पे हेटिज्म फैलाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, फैलाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि शायद बहुत सारे लोग जब अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो उनको नहीं पसंद करने वाले कुछ लोग तो रहते हैं। जैसे कि बहुत सारी सिचुएशन में मैंने देखा है कि लोगों के लिए हम कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी पसंद नहीं करते हैं किसी को भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके अंदर ही वो चीज़ होता ही नहीं है। तो सेम उसी प्रकार महात्मा गांधी का भी कंसेप्ट ऐसा है कि वो उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा किया, जितना हो सके उन्होंने अच्छा किया। सोचो ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ अपनी, बहुत सारी चीज़ें जो वो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे, ऐशो आराम में जी सकते थे, वो सब चीज़ छोड़ के वो एक धोती कुर्ता और पूरा बोलते हैं ना हम लोग एकदम नेकेड, जो उनकी बॉडी थी, एक धोती पहन के नॉर्मल सा और पहन के वो घूमते थे ठंड में वगैरह, बाकी सब चीज़ें। तो उतना उन्होंने सैक्रिफाइस किया किसके लिए? क्या वो क्या प्रॉपर्टी बना के गए क्या बहुत सारा? वो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना। हमारे देश को एक तरीके से आज़ादी दिलवाने में हेल्प किया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ उन्होंने दिलवाया, बहुत सारे अदर मेंबर्स थे, बहुत सारे अदर नेशनल फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनका भी योगदान हम बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का भी योगदान हम नहीं भूल सकते। तो एक तरीके से हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सेम वो टाइम पे क्या हो गया कि जो नेशनल मूवमेंट था लगभग 1920 से लेके 1947 तक, ठीक है, 1920 से लेके 1947 तक ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो एक तरीके से स्टार्ट हो गए। एंड ये जो एरा था, ये जो वक्त था 1920 से लेके 1947 तक, जब तक गांधी जी का डेथ नहीं हुआ, तो इसको हम लोग गांधीयन एरा बोलते थे। गांधीयन एरा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे महात्मा गांधी जो थे वो हमारे देश को लीड कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है। और साथ ही में अगर बात करें कि जैसे ही लोकमान्य तिलक का डेथ हुआ, लोकमान्य तिलक का डेथ हुआ 1920 से लेके, ठीक है, 1920 में जब लोकमान्य तिलक का जब डेथ हुआ, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एक तरीके से उनके हाथों से चला गया। क्योंकि देखो, कोई तो कोई देखने वाला चाहिए, तो लोकमान्य तिलक ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी और एक फ्रंट लीडर के तौर पर
लीड किया था, लेकिन जैसे उनकी डेथ हो गई तो किसी न किसी को तो सामने आना था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी सामने आए और 1920 से लेकर 1947 तक ये नेशनल मूवमेंट को संभाला। लेकिन उनका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। उनका एक नया तरीका ये था, नया डायरेक्शन ये था कि वो हमेशा सच का साथ देंगे, यानी कि उनका जो मेन हथियार था वो कोई बंदूक नहीं था, उनका हथियार क्या था? सच, ट्रुथ था। दूसरा उनका हथियार क्या था दोस्तों? नॉन वायलेंस, कि कभी मैं कोई भी चीज को वायलेंस में नहीं लाऊंगा, यानी मार काट नहीं करूंगा, गोलीबारी नहीं करूंगा। तो वायलेंस नहीं करना है मुझे, नॉन वायलेंस हो गया, ठीक है ना। और साथ ही में सत्याग्रह, यानी कि सत्य के रास्ते पे चलना है हमें, ठीक है ना। सत्याग्रह कि हम कुछ भी करेंगे वो ट्रुथ के साथ करेंगे, सत्य के साथ करेंगे। तो ये उनका मेन हथियार था और इसीलिए शिवाजी महाराज को शायद बहुत सारे लोग पसंद करने लगे, क्योंकि विदाउट किसी भी हार्म किए हुए, बिना किसी वायलेंस किए हुए, ठीक है ना, बिना कुछ झूठ बोले, गलत काम किए, कि हम तभी भी कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी ने हमें बताया। और इसीलिए एक नया तरीके से एक एरा सामने आया, एक बिगिनिंग हुई, एक शुरुआत हुई महात्मा गांधी की वजह से। तो हम थोड़ा सा जो रोल है महात्मा गांधी का वो थोड़ा समझने की कोशिश कर देंगे कि पहले महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है, ठीक है। तो रोल ऑफ महात्मा गांधी, तो आपको एक चीज पता होगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में वो एक तरीके से पढ़ाई करने के लिए गए थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी लीगल वर्क के लिए गए थे, कुछ काम के लिए, क्योंकि वो लॉयर थे आई गेस, ठीक है। तो वो लॉ की पढ़ाई वगैरह करने के लिए और इस तरीके से काम करने के लिए वहां पे गए थे। तो 1893 की बात है, कब? 1893 में साउथ अफ्रीका में थे। और उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे इंडियंस लोग भी रहते थे। और अफ्रीका जो था ना वो एक तरीके से ब्रिटिश के कॉलोनी में आता था, क्योंकि आप एक चीज जानते हो, क्योंकि ब्रिटिश ने ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे राज किया है, ठीक है ना, हर एक कंट्री के ऊपर राज किया कहीं ना कहीं। तो जो अफ्रीका था वो एक ब्रिटिश का एक कॉलोनी माना जाता था। और बहुत सारे इंडियंस जो पहले से ही वहां पे थे वो सेटल हो चुके थे वहां पे, और वहां पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस वगैरह या फिर कुछ अलग अलग टाइप का व्यापार वगैरह वो करते थे। लेकिन एक चीज था कि जो इंडियंस वहां पे रहते थे उनको वहां पे इज्जत नहीं मिलती थी, या फिर जो नॉर्मल लोग भी रहते थे वहां पे उनको वहां पे इज्जत नहीं देती थी। और खासकर एक नाम से हमें बुलाया जाता था, ब्लैक मैन, वी द ब्लैक मैन। क्योंकि देखो वहां पे तो पहले लोग थोड़े से ब्लैक वगैरह होते ही हैं। आई एम नॉट मैं कुछ रेसिज्म बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूं। और हमारे इंडियंस का जो कलर होता है वो भी थोड़ा सा सांवला होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अभी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो तो एकदम गोरी चमड़ी के होते हैं, एकदम व्हाइट होते हैं। तो वो लोग अगर हमसे अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम तो उनके नजर में काले हो गए ना। तो हमको हमेशा वो ब्लैक मैन के नाम से चिढ़ाते थे, आपने सुना भी होगा ब्लैक मैन, ठीक है ना। तो ऐसा वो लोग बोलते थे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हो गया था इंडियंस का वहां पे सर्वाइव करना। और इंडियंस को कंपलसरी कर दिया था कि आप आइडेंटिटी कार्ड लेके घूमो, एक तरीके से पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड वहां पे लेके घूमना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और हमको एक क्रिमिनल के तौर पर देखा जाता था, यानी कि हम जो है कोई डाकू लोग हैं, मतलब क्रिमिनल लोग हैं, ऐसा हमको ट्रीट किया जाता था। यानी हमसे ही एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके से पेश किया जाता था, हमें नीचा दिखाया जाता था इंडियंस को खास कर पे। तो 1906 में जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जो ब्लैक जितने भी लोग होंगे, ब्लैक मतलब कौन? जो अफ्रीका के ब्लैक है वो भी, और साथ में हम भी ब्लैक, तो जितने भी ब्लैक लोग होंगे उनको आइडेंटिटी कार्ड पहनना कंपलसरी हो गया है। तो एक तरीके से क्या हो गया कि हमारा फ्रीडम जो है एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि हमें एक तरीके से आजादी छीन ली गई। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो अफ्रीका में रहते थे, जो मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि जो इंडिया में थे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो गांधी जी ने फिर एक चीज नोटिस किया कि यहां पे बहुत चीज गलत हो रहा है। तो उन्होंने एक सत्याग्रह का रास्ता अपनाया कि हम जो है इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे और इसके अगेंस्ट में काम करेंगे। तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और उन्होंने वहां के लोगों के लिए जस्टिस और इनजस्टिस जो है, मतलब क्या सच्चाई है, ये सब पता लगाया। और लोगों के न्याय के लिए, ठीक है ना, अन्याय अगर उनके खिलाफ हो रहा है, इनजस्टिस अगर उनके खिलाफ हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। फिर क्या हो गया? फिर नॉर्मली क्या हो गया कि गांधी जी जो थे ये सब होने के बाद फिर वो इंडिया आए, ठीक है ना। हमारा टॉपिक आ जाएगा गांधी जी अराइव्स इन इंडिया। तो गांधी जी अराइव हुए इंडिया में। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक था। तो जब गांधी जी इंडिया में आए, कब आए? 9 जनवरी 1915, यानी कि 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमारे इंडिया में आए। और इंडिया में आने के बाद उन्होंने जब देखा कि यार हमारे इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और उनको ये सजेस्ट किसने किया था? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको पता है ये भी बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है, गोखले सर, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले हम लोग बोलते हैं। तो गोखले जो जी थे, तो गोखले ने महात्मा गांधी को एक तरीके से बोला कि आप एक बार हमारे देश में पूरा घूमिए और देखिए कि हमारे देश की हालत क्या है। तो जब महात्मा गांधी ने ये सब चीज देखा तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। क्या दुखी हो गए? कि उन्होंने देखा कि यार हमारे देश की हालत जो है वाकई में बहुत ज्यादा खराब है। और 1915 के दौरान किसका राज था हमारे ऊपर? ऑब्वियसली ब्रिटिश का राज था। तो बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पे लोग खाने के लिए तरसते थे, ब्रिटिश का बहुत ज्यादा अत्याचार था उनके ऊपर, वो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो ये सब चीज जब महात्मा गांधी ने जब देखा तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरीके से सैडनेस उनके अंदर आ गए, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि किस प्रकार हम देश
की हम गरीबी को दूर करेंगे और हम जो है फ्रीडम पा के रहेंगे। और उन्होंने नेशनल जो मूवमेंट था, इंडियन नेशनल मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक। जब 1920 में लोकमान्य तिलक की डेथ हो गई तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम अब इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे और देश को स्वतंत्रता दिला के रहेंगे, देश में से गरीबी हटाएंगे, बाकी चीजें जो है मेंटेन करेंगे। और इसीलिए उन्होंने साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी कहां पे रहते थे, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है। साबरमती आश्रम, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। साबरमती आश्रम जो कि कहां पे आता है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है ना, अहमदाबाद में आता है गुजरात में। तो वहां पे वो रहने लगे और वहां पे उन्होंने बहुत सारी न्यू टेक्निक को फॉलो किया, न्यू टेक्निक को इजाद किया। जैसे कि पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, पहले ऐसा था कि अगर तुम मारेगा तो मैं भी मारूंगा। लेकिन शिवाजी, मेरे मुंह से बार बार शिवाजी महाराज इसलिए निकल रहा है क्योंकि जस्ट कुछ ही देर पहले मैंने 7th स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो प्लीज़ माफ कर देना मुझे, बार बार शिवाजी महाराज निकल रहा है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो बेसिकली हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जब वहां पे आश्रम में रहते थे तो उन्होंने न्यू टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया। और उसके पहले महात्मा गांधी ने ये सभी चीज मतलब किसी ने फॉलो ही नहीं की थी, क्योंकि अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैं उसको रिटर्न मारूंगा, ऐसे ही चलता था। लेकिन जो महात्मा गांधी का जो नया फंडा था वो ये था, सत्य, अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब चीज, ट्रुथ होना चाहिए। तो ये सब चीज के फॉलो उन्होंने करने लगा और सत्याग्रह के रास्ते पे उन्होंने न्याय के रास्ते पे चलना शुरू किया, ठीक है। अब ये जो सत्याग्रह जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका क्या फिलॉसफी रहा है, यानी इसकी क्या विशेषताएं हैं, फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, क्या फंडा इसका, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सत्याग्रह का क्या फिलॉसफी है, तो देखो सत्याग्रह क्या था। सत्याग्रह नाम से पता चलता है कि अगर हम कोई भी रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन उसमें सच्चाई है, कोई भी तरीके का वायलेंस नहीं है, यानी कि नॉन वायलेंस है, ठीक है, और हम किसी भी चीज को पाने के लिए अगर बिना हथियार उठाए और बिना झूठ बोले अगर वो चीज अचीव कर सकते हैं तो उसी को हम लोग सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक यही था। तो गांधी जी ने एक तरीके से नोवल टेक्निक अडॉप्ट किया था सत्याग्रह का, जिसमें एक बहुत पॉपुलर हुआ था, ये जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और सत्याग्रह का मीन्स होता है कि हम अपने सत्य मार्ग पे चले, सत्य मार्ग पे बोलते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पे हम लोग चले। और ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हम लोग पेशेंस बना के रखें और सत्याग्रह की हेल्प से लोगों के अंदर जागरूकता फैलाए, लोगों के अंदर एक तरीके से बिना किसी को हार्म किए हुए इस रास्ते पे अपनाए। और एक न एक दिन ऐसा होगा कि सामने वाले का भी मन खट्टा हो जाएगा, दिल पिघल जाएगा और वो बोलेगा कि ठीक है आप स्वतंत्रता ले लो। इस प्रकार का जो एक तरीके से मेथड था वो महात्मा गांधी जो है फॉलो करते थे। और साथ ही में उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने इसके साथ जोड़ा और बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करने लगे। और ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के लोग भी इसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करने लगे, क्योंकि ये सत्याग्रह जो था एक नया चीज था और लोग को पसंद आ रहा था कि यार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के हम अगर आंदोलन करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला जो है पिघलेगा और सामने वाला जो हमें चाहिए वो हमें देगा। तो इस हिसाब से ये सत्याग्रह जो है बहुत अच्छे से चलने लगा और एक तरीके से महात्मा गांधी की जो टीचिंग थी वो हर जगह फैलने लगी। बाद में सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसा मैंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा फैलने लगा और धीरे धीरे लोगों ने इसको अडैप्ट करना शुरू किया, यानी कि जो सत्याग्रह का जो रास्ता है इसको चूज करना शुरू किया। जहां पे जो लोग जाके लड़ाई करते थे कुछ चीज़ को पाने के लिए, अब वो सत्याग्रह के रास्ते पे आ गए, अब वो आंदोलन करते थे बस, और सत्याग्रह के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चल के वो चीज़ को अचीव करते थे। तो गांधी जी का जो पार्ट था ये मार्टिन लूथर किंग जो थे उनको भी बहुत पसंद आया, वो भी ये रास्ते को अपनाने लगे। और मार्टिन लूथर किंग कौन थे? जो अमेरिका में ब्लैक लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, यानी कि बहुत भेदभाव होता था ना वहां पे भी, तो वहां पे ब्लैक लोगों के लिए खड़े रहते थे। इनके बारे में भी स्टोरी अलग से है, इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन आपको कभी ऐसा अलग से मैं वीडियो बना के बता दूंगा। मार्टिन लूथर किंग बहुत ही फेमस व्यक्ति है, आप कभी सर्च कर लेना, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जो कि लोगों के हक के लिए, खासकर जो ब्लैक लोग हैं वहाँ पे अमेरिका में, उनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और साथ ही में जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, जब भी महात्मा गांधी का नाम आता है साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का नाम इक्वली आता है। तो साउथ अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला ने भी ये रास्ता अपनाया और मतलब एक तरीके से ये मुहिम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। सत्याग्रह का जो रास्ता था वो बहुत सारे लोग अपनाने लगे और इसी से जो है धीरे धीरे आंदोलन जो है वो आगे बढ़ने लगा। अब ये जो सत्याग्रह है वो सिर्फ एक टाइप का नहीं था, सत्याग्रह बहुत सारे टाइप के थे, अलग अलग टाइप के सत्याग्रह थे, बहुत सारे चंपारण थे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सत्याग्रह। ये सभी चीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा आज का लेक्चर जो होता है दोस्तों वो यहां पे समाप्त होता है, यानी कि मैं जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि सत्याग्रह कौन कौन से टाइप्स के हैं और कौन कौन से सत्याग्रह में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई और महात्मा गांधी का क्या इसमें रोल था, क्या योगदान था, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ के और सुन के, ठीक है। तो बस बने रहना हमारे साथ। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत ही बेसिकली हमने क्या क्या देखा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट, किस प्रकार लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी आए, किस प्रकार वो अपने सच्चाई के रास्ते पे, नॉन वायलेंस रास्ते और सत्याग्रह के रास्ते पे चले, उनका क्या रोल था साउथ अफ्रीका में, ये सब देखा। इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया,
गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला एक बार घूमो इंडिया जाके, देखो क्या क्या परिस्थिति है हमारे देशवासियों की, तो उन्होंने देखा। उसके बाद हमने बताया कहाँ रहते थे, क्या क्या फिलॉसफी था, ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है और आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। वीडियो पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लगा है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर कीजिएगा। जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि लोगों को बताओ इस बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के इस स्ट्रगल के बारे में, ठीक है ना, जो आज के जनरेशन उनको पता नहीं चलता है। तो लोगों तक शेयर करो ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बता देना, शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के कंटिन्यूस वीडियोस हम बनाते रहते हैं आपके लिए, नॉलेजेबल, कंसेप्चुअल नॉलेज वाले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में उसके बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।